ओके, है ना। तो वेव ऑप्टिक्स में आज का टॉपिक है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ही डिस्कशन पॉइंट्स, है ना। कुछ चीजें तो हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है। यही चीजें थ्योरी है बेटा। फिजिक्स में ऐसी कोई थ्योरी, कोई ऐसा नहीं होता कि एप्पल गिर रहा है तो एप्पल की स्टोरी कोई थ्योरी है। जो कोई भी चीज आप परफॉर्म करते हो उसके डिस्कशन पॉइंट्स ही थ्योरी होते हैं, और उसी के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वाईडीएसई आ गया। तो वाईडीएसई में मेन जो चीज आपने डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में, वो ये डिस्कस किया था, चाहे दोनों मेथड से, मैंने एनसीईआरटी मेथड भी आपको बताया था, एक अलग मेथड भी बताया था, कि भाई किसी भी पी पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, है ना। कि भाई किसी भी वाई हाइट पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू वाई इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी होगा जब ये पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होगा। व्हेन दिस पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू द एन लैम्डा, या पार्ट डिफरेंस जहां पे जीरो होगा वहां पे मैक्सिमा विल, वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। वहां पे क्या चीज फॉर्म हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। जहां पे पार्ट डिफरेंस इक्वल हो जाएगा एन लैम्डा के, वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इसलिए आपका एनथ मैक्सिमा। और जहां पे ये पार्ट डिफरेंस इक्वल हो जाएगा 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू के, वहां पे nth मिनिमा फॉर्म हो जाएगा। ये आप पढ़े कि जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो के इक्वल होगा वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा, एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा तो nth मैक्सिमा, और जहां पे इसके इक्वल होगा वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इसलिए आपका nth मिनिमा फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ये लास्ट क्लास में हमने इस चीज को डिस्कस किया था। वही बेटा हमने आप पूछ रहे ना वाई क्या होता है, मतलब आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है, तो मैं इसको कैसे बताऊं वाई क्या होता है ना। कि भाई लास्ट क्लास अगर अटेंड करते तो फिर आप ये नहीं पूछते ना कि वाई क्या होता है ना। वही बात है, फिर तो वही है ना कि एब्सेंटिज्म होगी तो फिर ड्रैग करने से फायदा नहीं होगा। ये मैंने डिस्कस किया था कि भाई इस तरह से अगर स्लिट है। सर वो 2n-1 लिखा है ना थर्ड हाँ, पॉइंट। 2n-1, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई टू हो जाएगा। लास्ट क्लास के लेक्चर को ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसमें, अभी तो नया मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका स्लिट्स आ जाएंगे आपके, ये आपका स्लिट हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2। तो जिस पी पॉइंट पे हम ये चीज की बात कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट वाई होता है। इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑरिजिन से बेसिकली आपका वाई हो जाएगा। और पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका इंटरफेरेंस, है ना। कि पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा। कि पी पॉइंट पे सुपरपोजिशन होगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा, है ना। तो भाई ऑरिजिन से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस होती है कैपिटल डी और स्मॉल डी, हम जानते हैं कि कैपिटल डी आपका ये हो जाएगा और स्मॉल डी जो होगा उस स्लिट के बीच का सेपरेशन होगा। तो किसी पी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू ये होगी, जब ये पार्ट डिफरेंस जीरो होगा तो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, जब एन लैम्डा होगा तो nth मैक्सिमम बनेगा, और जो आपका इसके इक्वल होगा तो nth मिनिमा बन जाएगा। और इसी हिसाब से आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, फॉर्मूला फॉर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम। भाई जो nth मैक्सिमम बनेगा उसकी पोजीशन क्या होगी, तो आपने ये लिख लिया था। और दूसरा आपने यहाँ पे डिफाइन किया था पोजीशन ऑफ nth मिनिमम, है। पोजीशन ऑफ द nth मिनिमा जो होगा ना, ये आपका हो जाएगा 2n-1। सर ये सब हमने लास्ट क्लास में किया है ना वैसे। हाँ किया हुआ है, जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ये सारी चीजें जो है आपने लास्ट क्लास में की हुई है ना। कि भाई ये चीजें आप पढ़ चुके हो, और उसके अलावा आपने दो डिस्कशन पॉइंट्स पढ़ लिए थे। उसी डिस्कशन पॉइंट्स को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैंने रिवाइज करवा दिया थोड़ा सा, है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, रिवाइज नहीं कर पाए थे, ओके ओके, रिवाइज कर लिया करो बेटा हमेशा, सही। तो फर्स्ट में आ जाएगा बेसिकली आपका, आपने एक टर्म डिफाइन किया था फ्रिंज विड्थ। तो जो फ्रिंज विड्थ होगी उसकी जो वैल्यू बीटा होती है वो आपकी होती है एन लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और दूसरा आपने पढ़ा था यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हम डेल्टा बोलते हैं, और ये होता है बीटा बाई कैपिटल डी। ये आपका था लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एक तो आपका फ्रिंज विड्थ आ गया, दूसरा क्या आ गया, बेसिकली आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गया, है ना। तो ये आप आ जाएगा इस तरह से आपको।
है ना। तो ये हमने इस तरह से फ्रिंज विड्थ जो है वो डिस्कस किया है ना। तो हाँ, ये आपका गया nth रेस टू th है बेटा, nth एन टी एच, nth मैक्सिमा एंड nth मिनिमा, है ना, कि n रेस टू nth मैक्सिमा एंड nth मिनिमा, कि फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बनेगा, सेकंड मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा, एंड सो ऑन। तो ये आपने डिस्कस कर लिया, है ना। तो ये दो चीजें आपने डिस्कस कर ली थी, फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसी डिस्कशन पॉइंट्स को ना हम बेसिकली थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। तो थर्ड डिस्कशन पॉइंट्स होता है, इफ होल YDSE is performed inside liquid, है ना, इंस्टेड ऑफ एयर। किसी का जो थर्ड पॉइंट है, अगर आप पूरी YDSE को परफॉर्म करें इनसाइड द लिक्विड इंस्टेड ऑफ एयर, तो इन फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा कि भाई इस YDSE जो था, इस पूरे सेटअप को मैंने लिक्विड में सबमर्ज कर दिया। कि पूरे सेटअप को मैंने कहाँ सबमर्ज कर दिया, बेसिकली आपका लिक्विड में। और इस रिफ्लेक्टिव लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, मैं ये वाटर ले लिया या कोई दूसरा लिक्विड दूसरा भी हो सकता है, तो क्या चेंज आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा चेंज आपका, कि अगर पूरे YDSE एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करें इनसाइड द लिक्विड इंस्टेड ऑफ एयर, तो आपको क्या लगता है क्या फॉर्मूले में चेंज आ जाना चाहिए। हाँ, थर्ड वाला नहीं हुआ था, थर्ड वाला आज पढ़ाने शुरू कर रहा हूँ मैं। 2 पॉइंट्स हो गए थे, थर्ड नहीं हुआ था। तो अगर लिक्विड में जाएंगे तो क्या चीज चेंज हो जाएगा भाई, इस फॉर्मूले में आप क्या मॉडिफाई कर दोगे, जैसे फॉर्मूला थे ना, यहाँ पे ये होता था, ये होता था, ये होता था, इस फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, तो कोई सर्च कर सकता है क्या मुझे, अगर एयर की बजाय हम लिक्विड में कर देते, तो भाई एयर की बजाय हम लिक्विड में चेंज कर देंगे ना, तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, है ना। कि जब भी हम लिक्विड में करेंगे तो हम लेंगे वेवलेंथ इनसाइड द लिक्विड, भाई लिक्विड के अंदर जो वेवलेंथ होगी वो बेसिकली आपके डिफरेंट हो जाएगी, कि आप लिक्विड के अंदर हम वेवलेंथ डिफरेंट ले लेंगे। लिक्विड के अंदर जो वेवलेंथ होती है अगर वो लैम्डा डैश है, तो वो लैम्डा बाई म्यू हो जाती है ना, कि वेवलेंथ इनसाइड द लिक्विड जो लैम्डा डैश होगा वो लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। इसमें जो लैम्डा है दिस इज इन एयर है, तो लाइट की अगर वेवलेंथ एयर में लैम्डा है तो लिक्विड के अंदर वो लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। तो जहां पे भी आप फॉर्मूले में लैम्डा यूज कर रहे हो उसकी जगह पे क्या यूज कर लोगे, बेसिकली आपका लैम्डा बाई डी। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ, कि लिक्विड जब कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो आप फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, एन भी सेम है, बस लैम्डा की जगह पे लैम्डा डैश आ जाएगा, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्योंकि अगर लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखना होता है। तो लैम्डा की जगह पे जो एयर में लिया था आपने उसकी जगह पे लिक्विड वाला ले लोगे, और लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा बाई म्यू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो भी फॉर्मूला होगा वो एन लैम्डा कैपिटल डी बाई म्यू डी हो जाएगा, मतलब म्यू से पूरे फॉर्मूला डिवाइड हो जाएंगे। कि अगर हम पूरे को वाटर के अंदर परफॉर्म करें तो सारे जहां जहां हम यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे म्यू से डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ भी म्यू डिवाइड हो जाएगा, हर जगह पे म्यू विल बी डिवाइड। तो ये आपका थर्ड पॉइंट होता है ना, कि अगर YDSE को हम परफॉर्म करें इनसाइड द लिक्विड तो ये स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स किस मॉड्यूल में है आपको, किस मॉड्यूल में दिया हुआ आपको वेव ऑप्टिक्स, तो मेरे पास तो पुरानी वाली मॉड्यूल पड़ी है, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर इज। सर वो लास्ट या सेकंड लास्ट वाले में मॉड्यूल में, हाँ, अगर ऐसे किसी ने देख, फिफ्थ के बाद में ये। हाँ वो तो है, एग्जैक्ट चाहिए ना मुझे, 8th में दिया हुआ है, नहीं 8th। सर एक मिनट में देख के बताता हूँ। हाँ, 1 मिनट देख लो जरा सर,
कि भाई कौन सा मॉड्यूल में दिया हुआ है, 8th में दिया हुआ है। अच्छा देखते हैं जरा 8th में। 8 तो मेरे पास था, तो मेरे पास तो लास्ट ईयर वाली रखी हुई है। उसमें जो है वो तो 3 ही मॉड्यूल हैं उसमें, तो 11th के 3, 12th के 3। अभी चेंज किया इन्होंने सेटअप। सर वेव का नहीं है, 4th मॉड्यूल में भी नहीं है, 5th मॉड्यूल में भी नहीं है। 7th मॉड्यूल बता रहे हैं बेटा, 7th मॉड्यूल में देखो। अच्छा Parents are सर, telling- 7 मिला भी नहीं है हमें। मिला हाँ है तो सर। पता करो, नेक्स्ट लास्ट टाइम 3 मॉड्यूल्स एक साथ। मॉड्यूल 7 कलेक्ट कर लो फिर, है ना। कि जो वेव है वो आपका जो है 8th में वेव मोशन है, वो अलग चीज है। जो वेव ऑप्टिक्स है उसकी बात कर रहे हैं, 7th या 8th में ही सर है ना। 8th में तो देखा मैंने, 8th मॉड्यूल में। 8th मॉड्यूल में है। हाँ सर 8th में ही है। अच्छा चलो चेक कर लेना है एक बार, मैं भी चेक करता हूँ। अगर 8 में है तो 8 तो मेरे पास है। किसी के पास अगर 7th मॉड्यूल होगा ना। सर नई वाली के हिसाब से 8th में है, पर पुरानी वाली के हिसाब से नहीं मालूम। हाँ, है ना, ये आप पढ़ेगा इस तरह से, है ना? तो ये आप पढ़ेगा इस तरह से। तो आप थोड़ा सा मॉड्यूल जो है शेयर कर देना किसी के पास अगर होगा तो, है ना। कि भाई किसी इसमें जो होगा वो आप शेयर कर देना। हाँ फ्रिंज विड्थ में एन नहीं होगा, सही बात है, ये नहीं होगा। ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पे ये भी गलत है। ये लैम्डा बाय स्मॉल डी होगा, एन नहीं होता है ना फ्रिंज विड्थ में, तो एन नहीं आता है। लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा बाय स्मॉल डी हो जाएगा। तो कोई शेयर कर देना जरा मेरे से, जैसे 7th आप बता रहे हो ना, तो ग्रुप में डाल देना है किसका मॉड्यूल का पीडीएफ, है ना, सो दैट पता चल जाए। तो क्योंकि इस बार तो अभी टेस्ट हो रहा है, फिर आप मेजर टेस्ट दोगे, उसके बाद तो ये मॉड्यूल डिस्कस होगी ना। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया आपको कि भाई फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अगर ये होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का ये होता है, तो जहां पे भी एन यहाँ से हटा दो आप, फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूला में एन नहीं होता है, एन हटा देते हैं। तो जहां पे भी लैम्डा था, लैम्डा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, बेसिकली आपका लैम्डा अपॉन म्यू क्यू है, लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा, है ना। अगर किसी के पास सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में है तो ग्रुप में शेयर कर देना उसे, तो ये आप करेगा। तो जस्ट वही था कि फर्स्ट पॉइंट तो फ्रिंज विड्थ आपने लिख लिया, इतना होता है। ये आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गया। अगर पूरे सेटअप को अगर हम एयर की जगह पे वाटर के अंदर ले लें या लिक्विड के अंदर ले लें, तो बस वेवलेंथ मॉडिफाई हो जाएगी। जो लैम्डा था उसकी जगह पे हम लैम्डा बाई म्यू ले लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूले में ये लैम्डा बाई म्यू आ जाएगा। तो दिस इज योर थर्ड पॉइंट, है ना। कि जो पॉइंट है कौन सा, बेसिकली आपका थर्ड। इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, दैट इज योर जो पॉइंट नंबर 4 होता है। सर एक सेकंड, लास्ट पेज स्लाइड पे जाइए ना। अभी जाते हैं, लिख लो, एन हटा देना बेटा विड्थ वाले फॉर्मूले से। एक्चुअली ये लिखने की आदत होती है ना, इसलिए लिख देते हैं उसे। डन सर। ओके, है ना। हम यहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली आपका जो फिफ्थ आपका थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने, जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है, हाँ, कि पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखो, अब तक जो हम वाईडीएससी परफॉर्म कर रहे थे ना, वी आर परफॉर्म विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट। लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पे अगर हम व्हाइट लाइट ले लें, है ना, तो सिंपल सा, इफ YDSE is performed with white light instead of monochromatic, है ना। कि अगर हम YDSE को परफॉर्म करते हैं व्हाइट लाइट से इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक, बेटा एन फॉर्मूले में नहीं होता है, एन नहीं होता है फॉर्मूले में, इसलिए हटा दिया मैंने उसे। फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले में एन नहीं होता है। तो इफ YDSE परफॉर्म विद द व्हाइट लाइट इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक, तो क्या होना चाहिए अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें तो पूरे YDSE में, व्हाट शुड हैपन, आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए। तो भाई अब तक तो हम यूज कर रहे थे मोनोक्रोमेटिक, है ना। अब अगर हम व्हाइट लाइट यूज कर दें तो क्या चेंजेस आ जाएंगे, है ना। कि अगर व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या चेंज आना चाहिए, कोई सजेस्ट कर सकता है क्या मुझे।
सर फिर हमें कॉमन लैम्डा की इक्वेशन आएगी हाँ सही है। और फिर वो कॉमन इक्वेशन आने के बाद हम लोग n की अलग अलग वैल्यूज में डाल के देख सकते हैं। हाँ मतलब देखो फ्रिंजेस जो होंगी वो कलरफुल हो जाएंगी, कि मतलब अब तक तो जो था वो मोनोक्रोमेटिक थी ना, तो जहां पे मैक्सिमा बनता था मैक्सिमा बनता था। अब इसमें क्या होगा, अगर अलग अलग लाइट है तो हो सकता है किसी पॉइंट पे अगर रेड का मैक्सिमा बन रहा है तो हो सकता है कि वॉयलेट का मिनिमा बन रहा होगा, तो वहां पे रेड कलर प्रोमिनेंट हो जाएगा। और कहीं पे अगर सपोज ग्रीन का मैक्सिमा बन रहा है तो वहां पे ग्रीन प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो जो फ्रिंजेज होंगी वो कलरफुल हो जाएंगी। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे फ्रिंज का पैटर्न बनाऊं ऐसे, इफ आई प्लॉट द फ्रिंज पैटर्न हियर, कि अगर कोई आपका ये फ्रिंज पैटर्न है तो इसमें अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होंगे। इसमें अल्टरनेट क्या हो जाएगा, इसलिए आपके ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ये आपका ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, है ना। किस तरह से अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होते हैं। तो एक्चुअली में ये सारे फ्रिंजेस आइडेंटिकल होते हैं। ये जो फ्रिंजेस होते हैं आइडेंटिकल फॉर मोनोक्रोमेटिक, आइडेंटिकल फॉर मोनोक्रोमेटिक। कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करें ना तो ये सारे इतने आइडेंटिकल होंगे कि कोई ये बता ही नहीं पाएगा कि अगर फ्रिंज की स्लाइड्स आपको पता है कि कौन सा सेंट्रल है, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, बता ही नहीं सकते आप इसमें। कि इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा सेंट्रल मैक्सिमा होगा, है ना, तो आप बता ही नहीं पाओगे कौन सा सेंट्रल है, क्योंकि सब तो एक जैसे हैं। कि अगर मोनोक्रोमेटिक हम यूज करें तो ऑल फ्रिंजेस जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, है ना। लेकिन हम जब हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो इस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ओनली सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट। सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट। अगर हम यहां पे व्हाइट यूज करेंगे तो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ही व्हाइट होगा, अदर फ्रिंजेस विल बी कलरफुल, है ना। कि भाई सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट होगा, बाकी जो भी फ्रिंजेस होंगे वो कलरफुल होंगे, है ना। भाई कोई चीज डोमिनेट करेगी जिसका मैक्सिमा बन जाएगा कि जिस कलर का, तो जैसे रेड का मैक्सिमा कहीं पे बन रहा है तो वो डोमिनेट करेगा जिसका मिनिमा बनेगा। हो सकता है कि रेड का जहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है वहां पे ग्रीन का मिनिमा बन जाए। तो बाकी फ्रिंजेस के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, वो तो कलरफुल होंगे, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा व्हाइट हो। भाई यहाँ पे अगर हम व्हाइट लाइट यूज कर लें तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखूं, है ना, कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर हम देखें यहाँ पे तो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ही व्हाइट होगा। ये आपका इस तरह से आ गया और ये आपका स्क्रीन है और ये आपकी कोई रेफरेंस लाइन, है ना। तो इसमें अगर हम S1 S2 ले लें, ये आपका S1 है और ये S2 है ना, कि S1 एंड S2 ले लें इस तरह से, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा वो सिर्फ व्हाइट होगा। उसका रीजन है कि सेंट्रल मैक्सिमा जहां भी बनता है ना वहां पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है, तो उसको वेवलेंथ से क्या मतलब है। भाई सिंपल से हम बोलेंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा जहां पे भी बनेगा, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है तो सेंट्रल मैक्सिमा की प्रॉपर्टी ये होती है कि वहां पार्ट डिफरेंस 0 होता है। तो पार्ट डिफरेंस अगर 0 होगा तो सारे कलर के लिए पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। कि भाई इस व्हाइट लाइट में अगर हम यहाँ पे व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक, व्हाइट लाइट में तो 7 कलर्स होते हैं, लेकिन जो रेड के लिए अगर यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है तो ग्रीन के लिए भी 0 हो जाएगा, है ना, वायलेट के लिए भी 0 हो जाएगा। तो सारे कलर का यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बन जाएगा। तो सिंपल से हम बोलेंगे ऑल वेवलेंथ विल फॉर्म मैक्सिमा। सिर्फ यही पोजीशन ऐसी होगी जिसमें कि सारे जो कलर्स होंगे वो मैक्सिमा बनाएंगे, जितने ही वेवलेंथ है व्हाइट लाइट के 7 जो वेवलेंथ्स होते हैं। तो जब सारे मैक्सिमा बनाएंगे तो सारे फिर से मिक्स होकर व्हाइट हो जाएंगे ना, कि सारे मिक्स होकर फिर से क्या हो जाएंगे, इसलिए आपके व्हाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो आपका व्हाइट ही बनेगा, है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा हम पहचानते ही ऐसे हैं कि भाई मोनोक्रोमेटिक से तो हम सेंट्रल मैक्सिमा पहचान ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर मोनोक्रोमेटिक के बजाय अगर मैं व्हाइट लाइट लूँ तो सिर्फ एक ही जगह पे व्हाइट आएगा और सेंट्रल मैक्सिमा होगा। बाकी जो भी फ्रिंजेस होंगे ना वो कलरफुल होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट P1 ले लिया, अब P1 ले लिया तो P1 में वेव इस तरह से पहुंचेगी तो इसका कुछ पार्ट डिफरेंस होगा,
अब ये पाथ डिफरेंस किसके लैम्डा का मल्टीपल है आपको पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसमें तो अब 7 वेवलेंथ अलग अलग हो गई। तो मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि P1 पे जैसे लाइट पहुंची, तो अगर यहाँ पे जैसे सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो डेल्टा एक्स 0 होता है, अदर मैक्सिमा अगर बन रहे हैं और अदर मैक्सिमा, उसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू जो होती है वो एन लैम्डा होती है। तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि P1 पॉइंट पे रेड कलर का मैक्सिमा बन रहा होगा, लेकिन ग्रीन का हो सकता है उसी पॉइंट पे मिनिमा बन रहा होगा, तो रेड प्रोमिनेंट हो जाएगा ना और ग्रीन सप्रेस हो जाएगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग चीजें होंगी। तो बाकी तो मिक्स टाइप की कलरफुल चीजें होंगी, सिर्फ एक चीज होगी व्हाइट, वो क्या हो जाएगा इसलिए आपका सेंट्रल मैक्सिमम, कि वहां पे सारे कलर का पार्ट डिफरेंस 0 होगा, तो वो चीज क्या बन जाएगी इसलिए आपकी सिर्फ व्हाइट बनेगी, है ना। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट हम जानते हैं कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक के बजाय व्हाइट लाइट लेंगे तो उसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, है ना। इसका अगला जो डिस्कशन होगा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज, वी डिस्कस द ऑप्टिकल पाथ। तो एक्चुअली में लाइट के पाथ को ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो पाथ हम बोलते हैं कि लाइट का जो पाथ है वो ज्योमेट्रिकल पाथ है। एक जो पाथ होता है वो क्या होता है इसलिए आपका ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ में जो आपको दिख रहा होता है ना, कि जो चीज दिख रही है उसकी ज्योमेट्रिकल पाथ है, भाई ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो जो पाथ आप देख पा रहे हो वो ज्योमेट्रिकल पाथ है। तो ज्योमेट्रिकल पाथ को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लाइट का जो ज्योमेट्रिकल पाथ होगा, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, है ना, इन मीडियम। लाइट जो मीडियम में एक्चुअल पाथ फॉलो करेगी उसी को हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका ज्योमेट्रिकल पाथ। जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे कोई ग्लास स्लैब है ना, किस तरह से आपने कोई ग्लास स्लैब ले लिया ऐसे, है ना। अब ग्लास स्लैब में इस तरह से आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है, कोई भी आपने लाइट की रे ले ली जो कि ऐसे ट्रेवल कर रही है ना। तो सिंपल से हम बोलेंगे लाइट अगर इस तरह से पाथ कर रही है तो मीडियम में जब ये ट्रेवल कर रही है तो सपोज स्लैब की विड्थ डेल्टा एक्स है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि इस मीडियम जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है इस स्लैब का, इस मीडियम में लाइट का ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होगा, तो सिंपल से हम बोलेंगे कि इसका जो ज्योमेट्रिकल पाथ होगा इनसाइड द मीडियम, है ना, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो डेल्टा एक्स हो जाएगी, है ना। कि इसका जो ज्योमेट्रिकल पाथ होगा वो कितना हो जाएगा इसलिए आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है ना, ये ज्योमेट्रिकल पाथ होता है। लेकिन जो दिखता है एक्चुअली में ऑप्टिकल चीजें डिफरेंट होती है। तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पाथ की बजाय अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे जो कि आपको मेन पढ़ना है, दैट इज योर ऑप्टिकल पाथ। भाई ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? तो ऑप्टिकल पाथ होता है इक्विवेलेंट डिस्टेंस राइट traveled in air, traveled in air, है ना, with same phase difference, with same phase difference। ये आपको पढ़ना है ना, कि भाई ज्योमेट्रिकल पाथ तो आपका ये हो गया जो एक्चुअल पाथ है। ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर विद सेम फेज डिफरेंस। मतलब आपको पता है कि मीडियम के अंदर तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती है ना, जैसे बाहर में अगर स्पीड ऑफ लाइट c0 है ना, तो मीडियम के अंदर जो स्पीड लाइट हो जाएगी वो c हो जाएगी, है ना, और c की वैल्यू जो हो जाएगी वो लेस देन c0 हो जाएगी, है ना, कि c0 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जैसे इसने अगर कम स्पीड से मीडियम में इसने डेल्टा एक्स ट्रेवल किया है, तो जब हम इसको एयर में कन्वर्ट करेंगे इस डिस्टेंस को तो ज्यादा करेगा ना, क्योंकि एयर में तो उसकी स्पीड c0 हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स का जो इक्विवेलेंट एयर में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका ऑप्टिकल पाथ, है ना। ऑप्टिकल पाथ का मतलब ये है कि मीडियम में जो इसने डेल्टा एक्स ट्रेवल किया है उसका इक्विवेलेंट एयर में कितना होगा। तो जब हम एयर में निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका ऑप्टिकल पाथ, है ना। तो ऑप्टिकल पाथ हम निकालें कैसे? एकदम आसान चीज है कि जब आप ये फेज डिफरेंस पढ़ते थे, क्योंकि इसने बोला है विद सेम फेज डिफरेंस,
है ना, कि क्या हो जाएगा बेसिकली आपका सेम फेज डिफरेंस। तो जब ये आप फेज डिफरेंस पढ़ते थे तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है के इंटू डेल्टा एक्स। एकदम सिंपल चीज है कि भाई के इंटू डेल्टा एक्स ही क्या होता है, बेसिकली आपका फेज डिफरेंस होता है कि अगर कोई भी पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो उसका फेज डिफरेंस के इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। और एक चीज आपने पढ़ी थी कि जो वेव वेलोसिटी होती है वो आपकी ओमेगा बाई के होती है, यहां से के की वैल्यू ओमेगा बाई वी हो जाएगी, है ना, कि जो के की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बेसिकली आपकी ओमेगा बाई वी हो जाएगी। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं के की जगह पे ओमेगा इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो के की जगह पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मीडियम में ट्रेवल कर रहा है डेल्टा एक्स, तो के की जगह पे मैं लिख दूंगा बेसिकली आपका ओमेगा बाई सी इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो मतलब फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ जब वो मीडियम में ट्रेवल कर रहा है सी से डेल्टा एक्स पाथ के लिए। तो डेल्टा एक्स अगर पाथ डिफरेंस है, अगर वो मीडियम में ट्रेवल कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट सी से, तो इतना फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। अभी बोल रहा है सेम फेज डिफरेंस के लिए इसके इक्विवेलेंट एयर में कितना होगा, है ना। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा बेसिकली आपके एयर में कितना होगा, तो आपको होता है सी और सी नॉट का रिलेशन है तो म्यू होता है। तो जब हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी नॉट बाई सी तो होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम ही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस सी की जगह पे ना सी नॉट बाई म्यू पुट कर दूंगा। तो जो सी है मीडियम की स्पीड, इसकी जगह पे सी नॉट बाई म्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा, तो फ्रिक्वेंसी तो मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने सी की जगह पे यहाँ पे सी नॉट बाई म्यू पुट कर दिया इंटू डेल्टा एक्स। यहीं से आपका ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ओमेगा बाई सी नॉट और यहाँ पे आ गया म्यू इंटू डेल्टा एक्स। तो आप देखो कि सेम फेज डिफरेंस के लिए मीडियम में जब इसकी स्पीड ऑफ लाइट सी थी तो डिस्टेंस डेल्टा एक्स था। तो जब ये एयर में आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट तो सी नॉट हो जाएगी, तो डिस्टेंस मॉडिफाई होगी ना। डिस्टेंस कितनी होगी बेसिकली आपकी म्यू इंटू डेल्टा एक्स होगी। डिस्टेंस कितनी होगी बेसिकली आप मतलब सेम फेज डिफरेंस क्रिएट के लिए अगर वो मीडियम में एक्स ट्रेवल डेल्टा एक्स ट्रेवल कर रहा है तो उसको एयर में ज्यादा करना पड़ेगा, और जो ज्यादा करेगा वो कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो ये जो म्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स है इसी को हम ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। ये जो टर्म आता है दिस इज नोन एज ए ऑप्टिकल पाथ। ये जो टर्म आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका ऑप्टिकल पाथ। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पाथ तो इसका डेल्टा एक्स है जो दिख रहा है आपको, इसका इक्विवेलेंट जो एयर में होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका ऑप्टिकल पाथ होता है। तो ऑप्टिकल पाथ निकालने के लिए हम डेल्टा एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू से, है ना। इसको लिख लो पहले, है ना। तो हर जगह में हम ऐसा करेंगे, मीडियम को एयर में कन्वर्ट करना है, जो भी डिस्टेंस है उसको म्यू से आप मल्टीप्लाई कर दो तो एयर वाली डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। इसको मैं थोड़ा समराइज करके भी लिख देता हूँ, पहले आप इसको लिख लो। सर तो बेसिकली जो हमारा ऑप्टिकल पाथ होगा वो डेल्टा एक्स से ज्यादा होगा ना। डेल्टा एक्स से ज्यादा होगा, बस ये बात है कि डेल्टा एक्स से वो ज्यादा होगा। जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो डेल्टा एक्स से उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू तो 1 से ज्यादा ही होती है। तो जब म्यू मल्टीप्लाई होगा तो ऑप्टिकल पाथ की वैल्यू ज्यादा होगी उससे, ज्योमेट्रिकल पाथ से। तो इज द पेज नंबर 2 है। तो इज द पॉइंट नंबर 5, है ना। क्लियर क्या आ गया बेसिकली आपका पॉइंट नंबर, सी नॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब सिंबल इज इन यूजुअल टर्म है ना? अरे मैं लिख देता हूँ क्या चीज होती है, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ। सी नॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। गुड,
थैंक यू हरिप्रिया फॉर सेंडिंग द पीडीएफ इन ग्रुप। हाँ 7 में तो है वेव ऑप्टिक्स, है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के साथ लिखा हुआ है इसने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ, है ना। तो मॉड्यूल 7 में है। भाई मेरे पास तो पुरानी वाली मॉड्यूल की हार्ड कॉपी रखी हुई है, पहले तो 3 ही मॉड्यूल होते थे, आपको ज्यादा दे रहे हैं लोग। नहीं, मुझे कम दिया मॉड्यूल उन्होंने, गलत बात है। हरिप्रिया आपकी सिस्टर का नाम क्या है? मैसेज करके बताओ जरा, इफ यू हैव। अच्छा ब्रदर है, ओके। जब मैं छोटा था ना तो मेरे नेबर में एक रहते थे, उसका भी जो दीदी थी उनका नाम भी हरिप्रिया था, तो उनकी सिस्टर का नाम विष्णु प्रिया था। नहीं तो बड़ा अच्छा नाम मुझे लगता था, हरिप्रिया विष्णु प्रिया, दोनों नाम एग्जैक्टली सेम ही है। नहीं तो इसलिए आई थॉट कि बड़ा मतलब पॉपुलर नाम है। वो उड़ीसा के थे, दे वर फ्रॉम उड़ीसा, मैं ख्याल से वहां पे ऐसे नाम रखते होंगे लोग। हाँ ये आपका है, तो जस्ट मैंने ये डिस्कस किया है। तो इसमें जो सी है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन जो है, दैट इज द सी नॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये मैंने लिया हुआ है टर्म, है ना। ये जो सी नॉट है लाइट स्पीड इन वैक्यूम जो ज्यादा होती है ना, और जो सी है दिस इज द लाइट स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन मीडियम। तो मतलब इसके बोलने का मतलब ये हो गया कि कभी भी अगर कोई ज्योमेट्रिकल पार्ट डेल्टा एक्स है ना, कि ज्योमेट्रिकल पाथ कहीं पे भी अगर डेल्टा एक्स है तो उसका जो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ होगा, ऑप्टिकल पाथ जो होगा वो आपका हो जाएगा म्यू इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो मतलब इसको इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स डिस्टेंस इन मीडियम is equivalent to mu x distance in here, ये आपका आ जाएगा, है ना। तो सिंपल सा पूरी चीज को अगर मैं समराइज करूं तो मेरा मतलब ये है बस कि x डिस्टेंस इन मीडियम इज इक्विवेलेंट टू द mu x डिस्टेंस इन एयर, आपका आ जाएगा। बेटा ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो तो मतलब यूजुअल टर्म्स वेव वाले ही है ना, उसको मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा। एक्स डिस्टेंस इन मीडियम इज इक्विवेलेंट टू द म्यू एक्स डिस्टेंस, क्या हो जाएगा इसलिए आपका एयर में आ जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि बड़ा एक यूजुअल चीज आता है, शुरू में मैंने आपको बताया था कि सपोज करो मैं यहाँ पे किस तरह से प्रिज्म ले लेता हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, तो उसको फटाफट सॉल्व कर लेना पैसा, कि अगर इस तरह से आपका कोई प्रिज्म है ना, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है कोई, है ना, और यहां से हम क्या करते हैं ना कि दो अलग अलग वेव लेते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी की, एक वेव आपका इस तरह से आ गया और एक वेव आपकी इस तरह से आ गई, दो लाइट की रेज ले ली ऐसी अलग अलग इंटेंसिटी की, आपको पता है यहाँ पे तो ये बैंड हो जाएंगी लेकिन रहेंगी पैरेलल ही, तो बैंड ये सेम से ही होंगी आपकी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस रख लेते हैं ऐसे, यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं बेसिकली आपका एक कन्वर्जिंग लेंस, ऐसे लगा दिया मैंने कन्वर्जिंग लेंस, और इस कन्वर्जिंग लेंस के आगे आपने यहाँ पे एक स्क्रीन रख दिया, इसके आगे आपने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, बेसिकली आपका एक स्क्रीन है सर। तो आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस जो होगा ये रेस को ऐसे कन्वर्ज कर देगा, और जब कन्वर्ज करेगा तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस होगा, है ना। इस तरह से हम इंटरफेरेंस ले रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वेव की इंटेंसिटी जो है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये,
एक की वेव की इंटेंसिटी अगर मैं आई ले लूं और एक की इंटेंसिटी अगर मैं 4i ले लूं, तो दोनों अगर कोहेरेंट हैं तो अल्टीमेटली जाके यहाँ पे सुपरपोजिशन होगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, है ना? तो आपको देखने में क्या लग रहा है, क्या दोनों के पाथ सेम है? क्या दोनों वेव के पाथ सेम है या अलग अलग पाथ हैं? आपको देखने में क्या लग रहा है, दोनों में पाथ डिफरेंस है या नहीं है ना? कि भाई ये जो दोनों में पाथ डिफरेंस है या नहीं, देखने से क्या लग रहा है आपको? पाथ डिफरेंस है दोनों में? हाँ सर, पाथ डिफरेंस पाथ है। डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस इस तरह से है, कहाँ पे पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया है? ये ए है, ये बी है ना? और यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं यहाँ पे, तो ये जो चीज हो जाएगी, सपोज मैंने बोला ये सी है और ये डी है और ये ई है, तो जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो यही तो हुआ है, ये पाथ ए सी डी है और ये पाथ आपका बी है, तो बी और सी डी डिफरेंट है। तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, दोनों देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन जब मैं एयर में कन्वर्ट करूंगा तो दोनों का पाथ सेम ही होता है। जब एयर में कन्वर्ट करेंगे ना तो दोनों का पाथ क्या होगा, बेसिकली आपका सेम होगा। तो सिंपल सा हम बोलेंगे बोथ वेज, है ना, हैव डिफरेंट पाथ, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ, है ना, कि दोनों का ज्योमेट्रिकल पाथ अलग है। आपको पता है कि एसीडी इज डिफरेंट है, बी डिफरेंट है, उसके बाद पहले सेम था, इसके बाद में भी सेम है, लेकिन जो भी क्रिएट हुआ है वो एसीडी एंड बी। लेकिन जब मैं सबको एयर में कन्वर्ट करूंगा ना, मैं अगर सबको एयर में कन्वर्ट करूंगा, तो जैसे एसी इसने ट्रेवल किया मीडियम में, मैं क्या कर दूंगा, एसी को म्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सीडी तो इसने एयर में किया ही हुआ है, और ये जो बी है इसको भी मैं म्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मीडियम में ट्रेवल किया है इसने, है ना। इफ कन्वर्टेड इन एयर, इफ कन्वर्टेड इन एयर, तो इसमें क्या था ना, जैसे एसी तो इसने मीडियम में किया, सीडी एयर में किया, बी इसने मीडियम में किया, तो सबको जब मैं एयर में कन्वर्ट करूंगा तो जो ये मीडियम में एसी ट्रेवल कर रहा था इसको म्यू से मल्टीप्लाई करके एयर वाला आ जाएगा, प्लस सीडी तो एयर में है ही। जो बी कर रहा था मीडियम में कर रहा था, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी एयर में आ जाएगा। तो अगर मैं एयर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सारे पाथ सेम ही होते हैं, बोथ हैव डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पाथ, बट if converted in air both will have same path, same optical path। बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज होती है कि देखने में आपको लगता है कि इसका पाथ अलग अलग है, फिर कुछ मीडियम में है कुछ एयर में है। अगर सबको मैं एयर में कन्वर्ट कर दूं तो वो जो दोनों का पाथ होता है वो सेम ही होता है। तो मतलब ऑप्टिक्स में यूजली आपको देखने में पाथ अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ऑप्टिकली सारे पाथ सेम होते हैं। तो अगर सेम ऑप्टिकल पाथ अगर है एयर में, दोनों का पाथ अगर सेम है, तो मैं अगर लिखूं बेसिकली कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस इन एयर, पाथ डिफरेंस इन एयर जो होगा वो तो जीरो हो जाएगा। और जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो क्या चीज फॉर्म होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब भी पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो सेंट्रल मैक्सिमम। हाँ, सेंट्रल मैक्सिमा। पाथ डिफरेंस अगर जीरो होगा देन मैक्सिमा विल फॉर्म, मैक्सिमा विल फॉर्म। और जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है वो आपकी ये होती है आई मैक्स इक्वल टू रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। अब आई और 4i की वैल्यू आप पुट कर दो तो ये आपका हो गया रूट आई प्लस रूट 4i हो गया, इसको स्क्वायर कर दो आप इसमें। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 9 आ जाएगी, है ना। अब ये नीट में क्वेश्चन आ गया है कि भाई ये दे दिया गया और बोला कि भाई एक की इंटेंसिटी आई है और दूसरी 4i है, तो बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। हाँ, तो बच्चे पागल हो जाएंगे इसी क्वेश्चन में कि चल क्या रहा है। लेकिन अगर पहले से आपको थोड़ा सा पता होगा ऑप्टिकल पाथ के बारे में तो आपके लिए सरप्राइजिंग चीज नहीं होगी।
तो फिजिक्स का पेपर इस बार भी बच्चों के लिए सरप्राइज इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने वो सब चीजें पढ़ी नहीं थी, है ना। लेकिन ठीक से अगर हम कन्वेंशनल चीजें ही ठीक से पढ़ लें, तो कन्वेंशनल चीजें बार बार एग्जाम में आती है किसी भी, तो कोई टफ पेपर नहीं था आपका इस तरह। तो प्लस आप करोगे धीरे धीरे तो आ जाएगा आपका, मतलब कोई ये ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाएगा, इससे मतलब लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो आप आ जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो था वहां पे 9 ही हो जाएगा। तो कई बार देखने में ऐसा लगता है कि पाथ अलग अलग है ना, लेकिन एक्चुअली में ऑप्टिकली उनका पाथ हमेशा सेम होता है एयर में। तो ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हाँ, ये आपको होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है सबको एयर में कन्वर्ट कर दिया आपने, है कि सबको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एयर में। तो ज्योमेट्रिकल पाथ तो अलग अलग है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ दोनों का सेम। सर वो ऊपर जो आपने इक्वेशन लिखा है वो पता रिपीट कर सकते हैं क्या? मैंने बोला कि भाई इसमें क्या होगा कि जैसे जो भी डिफरेंस क्रिएट हुआ वो ए से डी के बीच में तो अलग लग रहा है आपको, आपको लग रहा है ए सी डी ज्यादा है और बी कम है। वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि कुछ मीडियम और कुछ एयर है, सबको एयर में कन्वर्ट कर दें अगर हम, तो जो ए सी है वो मीडियम में है, एयर में कन्वर्ट कर दूंगा तो म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सी डी जो है वो एयर में है, वो आप गया गया। ये सेम पाथ हो जाएगा अगर हम बी को भी एयर में कन्वर्ट कर दें, तो बी को भी एयर में कन्वर्ट कर दिया, तो सबको अगर मैं एयर में कन्वर्ट कर दूं ना तो ये दोनों पाथ सेम ही होते हैं। वही मैंने लिखा है इफ कन्वर्टेड इन एयर, तो दोनों का ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब जितना ये पाथ होगा उतना ये पाथ हो जाएगा कन्वर्ट होने के बाद। एयर में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों चीजें सेम ही है, तो दोनों का ज्योमेट्रिकल पाथ देखने में अलग लग रहा है लेकिन ऑप्टिकल पाथ सेम होगा। तो अगर ऑप्टिकल पाथ सेम होगा मतलब पाथ डिफरेंस जीरो होगा। पाथ डिफरेंस अगर जीरो होगा तो क्या चीज फॉर्म हो जाएगा, इसलिए आपका मैक्सिमा फॉर्म हो जाएगा, है ना। अगर पाथ डिफरेंस जीरो होगा देन व्हाट विल फॉर्म द मैक्सिमा फॉर्म। तो इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, ये आपका गैस है ना। तो ये जस्ट आपने डिस्कस कर लिया। तो मतलब मेन जो कंसेप्ट था मैंने यहाँ बता दिया है कि एक्स डिस्टेंस इन मीडियम जो होता है वो म्यू एक्स डिस्टेंस इन एयर होता है। इस पूरे का मतलब वही है। अब इससे से रिलेटेड अभी तक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो इसमें नहीं आया ना, तो कहाँ पे ये वाईडीएसई में यूज होता है वो आपको पढ़ना है मेन, है ना। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट नंबर 6, है ना, कि वाईडीएसई का डिस्कशन पॉइंट नंबर ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपको। वाईडीएससी का जो डिस्कशन पॉइंट नंबर 6 है वो ये होता है, दैट इज द फ्रेंच शिफ्ट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म, थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म, है ना, इन फ्रंट ऑफ एनी स्लिट, एनी स्लिट, हाँ, तो फ्रेंच शिफ्ट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म इन फ्रंट ऑफ एनी स्लिट। तो भाई किसी भी एक स्लिट के सामने अगर हम थिन फिल्म रख दें तो फ्रिंज की शिफ्टिंग होती है। जैसे अभी तक जो आप पढ़ रहे थे एक्सपेरिमेंट, वो तो आपका ये था, ये आपका इस तरह से है, ये आपका दूसरा स्लिट हो गया, और आपने बोला सारा हम एयर में ले लेते हैं, कि पूरा जो है बाहर में एयर है ना, और ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई और ये ऑरिजिन हो गया, है ना, ये क्या हो गया, इसलिए आपका ऑरिजिन हो गया। तो आपको पता है कि इसमें फ्रिंजेस बन जाते थे, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सारे फ्रिंजेस बनते थे ऐसे। तो ये आपका स्लिट S1 हो गया और ये आपका S2 हो गया। तो आपने पढ़ा था कि भाई कोई भी अगर P पॉइंट होगा यहाँ पे, तो हम पार्ट डिफरेंस जानते हैं कितना होगा यहाँ पे। अगर किसी P पॉइंट पे अगर दोनों वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं तो दोनों का हम पार्ट डिफरेंस जानते हैं, है ना। तो आपको बता दें कि आपने लिख दिया था कि अगर इन एयर
कि पूरा अगर एयर में चला जाए ये, तो जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होती है उसको आप लिखते थे S2P माइनस S1P। और इसकी वैल्यू जब आपने कैलकुलेट किया था, अगर ये हाइट कोई y है तो इसको कैलकुलेट करके आप y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी आपने लिख दिया था, ये पार्ट डिफरेंस होगा। नॉर्मल केस में एयर में इसका पार्ट डिफरेंस इस P पॉइंट पे क्या होगा, ये होगा। अब अगर ऐसा हो जाए कि भाई एक किसी स्लिट के सामने हम कोई ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा लेते हैं, ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म, है ना, कि भाई एक किसी स्लिट सपोज S2 के सामने, S1 के सामने भी लगा सकते थे, तो S2 के सामने आपने क्या किया ना, एक इस तरह से फिल्म लगा ली ऐसे, ऐसा बहुत थिन होती है वैसे, है ना, लेकिन नॉर्मली मैंने थोड़ा सा लार्ज मैंने शो किया है। इस फिल्म की जो भी ट्रांसपेरेंट फिल्म आपने लिखाया है, इसकी थिकनेस T है, थिकनेस इज T, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका वो म्यू है, म्यू, कि भाई इसकी थिकनेस T है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बेसिकली आपका म्यू। तो जैसे ही हम इस S2 के सामने नीचे लगाएंगे ना, तो ये पूरी की पूरी फ्रिंज नीचे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर में बनता है, जैसे आपने यहाँ पे लगाया सेंट्रल मैक्सिमा नीचे चला जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ बनता तो फर्स्ट मैक्सिमा भी नीचे आ जाएगा, तो सारी फ्रिंज डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि इफ प्लेस्ड in front of lower slit, then fringes shift downward। कि सारी के सारी फ्रिंजेस जो होंगी ना, जो भी जहां बन रही थी उससे नीचे बन लेगी। और अगर हम अपर स्लिट के सामने रखते हैं, if placed in front of upper slit, है ना, तो फ्रिंज जो होगा वो शिफ्ट अप हो जाएगा, फ्रिंजेस शिफ्ट अप, है ना। तो इस केस में फ्रिंज डाउन हो जाएगी, इस केस में फ्रिंज क्या हो जाएगी, इसलिए आपके आप हो जाएगी। तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं ऐसा हो क्यों जाए, कि भाई इसको यहाँ पे लगाने से ऐसा क्या चेंज आ गया जिससे कि पूरी चीजें नीचे चली गई। इसको ऊपर लगा रहे हैं तो क्या चेंज आ गया कि पूरी चीजें ऊपर चली गई। ऑब्वियसली बात है, पार्ट डिफरेंस चेंज हो गया है, क्योंकि आप वही बात आ गया ना, बाकी सारी चीज तो एयर में है लेकिन कुछ पोर्शन इसका मीडियम में भी तो है, तो जब एयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब अगर मैं बोलूं कि पहले जब एयर में पूरा था तब तो पार्ट डिफरेंस ये था, अब इस फिल्म को जान लगाने के बाद पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस आफ्टर प्लेसिंग फिल्म। ये फिल्म को यहां पे लगाने के बाद पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, हाँ, तो पार्ट डिफरेंस हम निकाल सकते हैं जब डेल्टा एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, है ना। तो अब इसके बाद अब सब चीज एयर में नहीं है ना, लेकिन निकालना तो आपको एयर में होता है। तो अब आप ऐसे नहीं बोल सकते S2P माइनस S1P, S1P तो लिख सकते हो जो पूरा एयर में है, तो इसका कुछ पार्ट ये मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो मैं आप पार्ट डिफरेंस ऐसा निकालूंगा, मैं S2P से पहले T माइनस कर दूंगा, पहले S2P पास से मैं क्या चीज माइनस कर दूंगा, बेसिकली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। इस फिल्म का थिकनेस जो है वो बेसिकली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू है। तो मैं क्या करूंगा, पहले जो S2P था उससे T माइनस कर देंगे तो एयर वाली आ जाएगी ना, भाई जो ये एयर में ट्रेवल कर रहा था, तो ये वो डिस्टेंस आ गई जो ये एयर में ट्रेवल कर रहा था इन एयर, भाई T ही तो ये मीडियम में कर रहा है, बाकी तो एयर में कर रहा है, तो जो ये मीडियम में ट्रेवल कर रहा था T थिकनेस, इसको आप एयर में कन्वर्ट कर दो, तो प्लस आपका म्यू इंटू T हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंट इन एयर, इक्विवेलेंट इन एयर। तो ये अब आ गया कि S2P को हम सीधे नहीं लिख सकते ऐसे, S2P से पहले T माइनस किया और जो T मीडियम में ट्रेवल कर रहा था उसको एयर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया इस तरह से। इससे आप S1P माइनस कर दो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए, तो इसका टोटल पाथ तो अब ये हो गया,
इससे हम S1P माइनस कर देंगे, तो अब पार्ट डिफरेंस ये हो जाएगा कि पहले पार्ट डिफरेंस अगर पूरा ईयर में था तब तो पार्ट डिफरेंस ही होता था, लेकिन अब जो पार्ट डिफरेंस होगा उसमें चेंज आ गया, क्योंकि जो एयर वाली मीडियम वाली चीज है उसको एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप प्लेस करने के बाद जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होगी, इसको अगर मैं थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करके लिख दूं तो S2P माइनस S1P प्लस यहाँ पे एक एडिशनल टर्म आ जाएगा और वो आ जाएगा T इंटू म्यू माइनस 1। मतलब इसको करने के बाद इतना एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया। दिस इज द एडिशनल पार्ट डिफरेंस ड्यू टू फिल्म, एडिशनल पाथ डिफरेंस ड्यू टू फिल्म। कि भाई फिल्म को प्लेस करने की वजह से इतने अमाउंट का एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसीलिए तो फ्रेम शिफ्ट होता है। तो फ्रेम शिफ्ट पे बाद में आएंगे, पहले आप ये चीज ध्यान देना, वे पहले जब पूरा एयर में था तब तो पार्ट डिफरेंस ही होता था, लेकिन जब इसके आगे हम कुछ स्लिट रख देंगे ऐसे तो ये तो होगा ही, उसके अलावा एडिशनल आ गया फिल्म की वजह से T इंटू म्यू माइनस 1, इसी की वजह से शिफ्टिंग होती है। तो अब मैं शिफ्टिंग पे आऊंगा, पहले आप इस पे लिख लो। तो दिस इज योर पेज नंबर 3। दिस इज द एडिशनल पार्ट डिफरेंस ड्यू टू फिल्म। जो आपने फिल्म इंट्रोड्यूस किया है, हाँ स्लैब भी बोल सकते हैं इसे, लेकिन फिल्म वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। स्लैब तो थोड़ी सा थिक होता है ना, यहाँ पे तो जस्ट एक थिन जो आपकी सेलोफिन पेपर होती है ना, वैसा चीज लगाते हैं, है ना, कि भाई एक के आगे आपने सेलोफिन पेपर लगा दिया, है ना, तो ये बहुत थिक चीज नहीं लगाते।
ठीक है, ये आपका गैस। अब हम आते हैं फ्रेंच शिफ्ट के ऊपर, है ना। तो यहाँ से जस्ट ये आ गया कि आपने पी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, कि जो पार्ट डिफरेंस पहले सिर्फ इसके इक्वल होता था, अब उसमें एक एडिशनल टर्म आ गया, इसी की वजह से शिफ्टिंग हो जाएगी, है ना। तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रेंच शिफ्ट कितना होगा, क्योंकि आज का लेक्चर जो होगा इसी के ऊपर बेस्ड है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कि जो आपने पार्ट डिफरेंस निकाला वो निकाल लिया S2P माइनस S1P, जो कि यूजुअल होता ही है, प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया T इंटू में S2P माइनस S1P की जगह पे ज्योमेट्रिकली मैं ये लिख सकता हूँ, दिस इज द y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल D प्लस T इंटू म्यू माइनस 1, है ना। ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया अल्टीमेटली, है ना। अब आपको बताएं कि अगर मुझे निकालना है कि पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमा क्या होगा, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, आपका पर्पस वही तो है कि आप पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमा क्या होगा, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। तो पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस जो भी आपने निकाला है इसको n लैम्डा के इक्वल पुट कर दो, तो y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल D प्लस T इंटू म्यू माइनस 1, इसको हम पुट कर देंगे n लैम्डा के। यहां से जो पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमा का फॉर्मूला आएगा वो आपका यूजुअल वाला तो आ ही जाएगा, जो होता है n लैम्डा डी बाई डी। इससे ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा जाके, जो माइनस होगा वो आपका ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। तो देखो पहले ये यहाँ पे बनता था इस जगह पे, उससे ये टर्म माइनस हो गया ना, तो इसी चीज को हम बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट, कि भाई इतने अमाउंट से जो फ्रिंज होंगे ना वो शिफ्ट हो जाएंगे। भाई यूजली कोई भी nth मैक्सिमा की पोजीशन ये होती थी, लेकिन चूंकि अब पार्ट डिफरेंस चेंज हो गया है इसलिए ये टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ गया, मतलब जहां भी बनता था वहां नहीं बनेगा, उसके नीचे बन जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जैसे हम स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे ना यहाँ पे फिल्म, तो जो सारे फ्रिंजेस होंगे जहां बन रहे थे उससे वो नीचे बनने लगेंगे, सेंट्रल वाला नीचे चला जाएगा, फर्स्ट और नीचे आ जाएगा, सेकंड सब कुछ नीचे आ जाएंगे। तो नीचे अगर डाला है तो नीचे शिफ्ट होंगे, अगर ऊपर डालते हो तो सेम अमाउंट से ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट की वैल्यू सेम ही रहती है, चाहे आप नीचे डालो चाहे ऊपर डालो। तो ये जो टर्म आया है इसी को हम बोलते हैं फ्रेंच शिफ्ट, है ना। तो यहाँ से जैसे पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमा मैंने निकाला है, अगर मैं पोजीशन ऑफ nth मिनिमा निकालता तो भाई अब nth मिनिमा कहाँ बनेगा, तो सेम उसी अमाउंट से वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो मिनिमा के लिए आप y इंटू कैपिटल D बाई इंटू T इंटू म्यू माइनस 1 की जगह पे आप ये पुट कर दोगे 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से पोजीशन ऑफ द nth मिनिमा का फॉर्मूला आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d तो होता ही है, इससे ये टर्म माइनस हो जाएगा, हाँ, इससे टर्म माइनस हो जाएगा T इंटू म्यू माइनस 1, ये माइनस हो गया। तो आप देखो ये भी फ्रेंच शिफ्ट ही हो गया। तो nth मैक्सिमा मिनिमा जो भी चीज है अपनी पोजीशन से इतने अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगी, तो यहां से आपका फ्रेंच शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, यहां से आ गया फ्रेंच शिफ्ट का फॉर्मूला। तो जो फ्रेंच शिफ्ट की वैल्यू होती है वो T इंटू म्यू माइनस 1 कैपिटल D बाई स्मॉल डी होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी फिल्म लगाएंगे तो उससे फ्रेंच की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, ये आप लिखते हैं, ये आपका होता है फ्रेंच शिफ्ट। सर ये वाला पार्ट आपने क्यों लिखा है, कौन सा पार्ट, आई डी अपॉन कैपिटल D प्लस T म्यू वाला? ये वाला लास्ट वाला, ये वाला नहीं नहीं सर, वो नहीं, वो नीचे वाला, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा के पहले नीचे।
ये वाला, हाँ सर। ये तो मैंने लिखा है कि भाई मिनिमा जहां भी बनता है वहां पार्ट डिफरेंस क्या होता है, 2n-1 λ/2 होता है ना। अच्छा ओके। उसी से तो ये चीज आई है, जैसे यहाँ से इससे इससे हम y की वैल्यू निकाल के लेके आए हैं, भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उससे y आ गया है, वैसे इससे आप ये y लेके आए, तो ये लिख के ही वो y की वैल्यू आएगी ना कि कहाँ पे वो बने। है ना? और दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो शिफ्ट है, कि भाई पहले वाला जो फॉर्मूला था वो तो सेम ही है, कि भाई टी अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं, मतलब आपने कोई फिल्म डाला ही नहीं, तो वही चीज आ जाएगी जो पहले आती थी, उसमें एक टर्म माइनस हो जाता है, उसी को हम फ्रेंडशिप बोलते हैं। तो इसको भी एज ए फॉर्मूला ही थोड़ा सा हम याद रखते हैं, है ना, इसको भी और माइनस करते हैं भी, यहाँ माइनस आ जाएगा जब आप नीचे लगाओगे, वही चीज अगर आप ऊपर लगाते तो प्लस हो जाता, तो चीजें ऊपर शिफ्ट होंगी तो प्लस हो जाएंगे ना। मैंने नीचे वाला डिराइव किया है, ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतने से ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज ए फ्रेंड शिफ्ट, है ना। तो ये 6 डिस्कशन पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किया अभी, अभी और भी हैं, टोटल लगभग 9 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो 9 पॉइंट्स से अभी मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ उससे आपको, तो अभी हम इसी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर बाकी पॉइंट्स पढ़ेंगे, है ना। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल शेयर करूंगा, उससे ये चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी, उसको थोड़ा सा ट्राई करो, जो भी आपने 6 डिस्कशन पॉइंट्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। ठीक है, तो आई शेयर फिर न्यूमेरिकल्स, इसको ट्राई कर लीजिए बस। एकदम सिक्वेंसली करते हैं शुरू से, हाँ पहले आप ये कर लीजिए वैसे, क्योंकि अभी आपने टॉपिक पढ़ा है ना, उससे एकदम रिलेटेड है, और आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स वगैरह ऐसे टॉपिक है ना, ये कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। एक बार समझ में आने के बाद तो बहुत इजी होते हैं इसके क्वेश्चंस। हाँ सही है आपका आंसर, जिन्होंने भी सेंड किया है, आंसर इज करेक्ट। हाँ मित्रा, योर आंसर इज करेक्ट, गौतम योर आंसर इज करेक्ट।
हाँ आना, योर आंसर इज करेक्ट। सही है, सही है, सही बता रहे हैं आंसर, है ना। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है बेटा आपको। इसने जस्ट ये बोला हुआ है कि आप इसको समझना, सब चीज थ्योरी का ही अब ये पार्ट है, सारी चीजें ये सब न्यूमेरिकल्स नहीं होते बल्कि थ्योरी के ही पार्ट होते हैं। जैसे ये इस तरह से आपका है, ये ऐसा, और स्क्रीन पे आपको इंटेंसिटी बन जाती है इस तरह से। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसे तो होता है। तो नॉर्मल केस में अगर सब चीजें एयर में होती तब तो आपको पता है सेंट्रल पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है ना। सेंट्रल में सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है नॉर्मल केस में, तो है ना। अब इसने बोला हुआ है कि अगर मैं किसी भी एक स्लिट के सामने, है ना, ये आपका स्लिट में लगा दें अगर इस तरह से फिल्म, तो सब चीजें नीचे शिफ्ट हो जाएंगी ना। तो हो सकता है कि जो मिनिमा यहाँ बन रहा था वो शिफ्ट होकर सेंटर यहाँ आ जाए। तो मतलब सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न पे इंटेंसिटी जीरो भी हो सकती है शिफ्टिंग के बाद। भाई ये पॉइंट जो एपेक्स था मैक्सिमम वाला वो नीचे चला जाए और जो मिनिमा था वो यहाँ पे आ जाए, तो इंटेंसिटी जीरो हो सकती है। तो ऐसा करने के लिए मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए थी, ये पूछा हुआ है। तो डायग्राम तो छोड़ दो आप पहले फॉर्मूला लिख लो कि पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा होती क्या है। एनथ मिनिमा, पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा का अभी आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, टू एन माइनस वन कैपिटल डी बाई टू डी माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब ये जो एनथ मिनिमा है ना वो ऑरिजिन पे बनना चाहिए, ओ पे, तभी तो इंटेंसिटी जीरो होगी। अगर इंटेंसिटी अगर जीरो होगी तो जीरो का मतलब वहां पे ऑरिजिन पे आपका मिनिमा बनना चाहिए। तो ये एनथ मिनिमा अगर ऑरिजिन पे बन रहा है मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। जहाँ पे वाई जीरो है वहां पे मिनिमा बनना चाहिए। तो उसको जीरो करने के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, वो इसने टी की वैल्यू पूछा हुआ है। तो आप देखो अगर हम इसको जीरो कर दें तो ये टर्म तो कैंसिल ही हो गया, कैपिटल डी और स्मॉल डी वाला। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई कि अगर ये टर्म वाई इक्वल टू जीरो पे ही मिनिमा बन रहा है तो टी की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी ये आ गई, टू एन माइनस वन लैम्डा बाई, है ना, आपका यहाँ पे म्यू माइनस वन आ गया। लेकिन इससे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने बोला ये यहाँ पे आ जाए, अगर ये वाला यहाँ पे आ जाए तो भी तो हो जाएगा, वहां पे जीरो इंटेंसिटी, कोई भी मिनिमा आ जाए इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो मतलब एन की वैल्यू कोई भी होगी, एन की वैल्यू कुछ भी चीज करोगे अगर इतनी थिकनेस होगी तो हो जाएगा वो। तो इसने एक मिनिमम थिकनेस वर्ड यूज किया है कि मिनिमम थिकनेस क्या होना चाहिए। मिनिमम थिकनेस का मतलब पहला वाला केस, तो फॉर मिनिमम थिकनेस, है ना, कि अगर हम मिनिमम टी की बात करें तो उसके लिए आप एन की वैल्यू वन ले लेंगे। तो एन की वैल्यू वन ले लेंगे तो टी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू माइनस वन। सॉरी एक टू भी आएगा नीचे, एक टू मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, लैम्डा बाई टू म्यू माइनस वन आ जाएगा। तो इतनी मिनिमम थिकनेस का अगर हम स्लैब लगा दें तो जो ये मिनिमा था वो शिफ्ट होकर यहाँ नीचे आ जाएगा, मतलब सेंट्रल पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बन के जीरो इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इससे सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही है ना? तो इससे सब आ जाएगा। तो शिफ्टिंग की वजह से ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये आप कर लोगे इससे। ठीक है, पहले एन के टर्म्स में निकाल लिया फिर मिनिमम की कंडीशन लगा दी, इससे आपका आंसर आ गया। बहुत इजी चीज है एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, स्टार्टिंग से ही आया था हमें, सब करेंगे धीरे धीरे। Okay, you can go for this question. वैसे आसान है काफी।
ओके, काफी आंसर्स मेरे पास आ गए। हाँ सही है, ऋतिका, देविश्री, गौतम, सही आपके आंसर है ना। देवेश, सही है आपका आंसर। हाँ, नेत्रा सही है, जैन सही है, सही है, इसमें तो ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए था। ये बोल रहा है कि भाई आ, मतलब जहाँ पे फिफ्थ मिनिमा बनेगा वहाँ पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो हम जानते हैं कि मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, कि फॉर मिनिमा पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 होना चाहिए इसमें, है ना। अब इसने बोला फिफ्थ मिनिमा, फिफ्थ मिनिमा मतलब n की वैल्यू 5 पुट कर दो। जब 5 पुट कर देंगे यहाँ पे तो डेल्टा x की वैल्यू 9/2 लैम्डा हो जाएगी। सही है ना। सो हम सही ऑप्शन, सो सी ऑप्शन सही है ना। इसने पोजीशन y थोड़ी पूछा हुआ है कि कहाँ y बनेगा। y बनेगा तो फिर तो कोई दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन इसने तो सिर्फ पार्ट डिफरेंस से पूछा हुआ है। तो मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू ये होती है, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, पार्ट डिफरेंस जहाँ पे इतना होगा वो मिनिमा बन जाएगा, है ना। ये आपका इसका सही है ना। फिफ्थ मिनिमम n की वैल्यू 5 आप पुट कर दोगे तो इजिली क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी करेंगे, अभी पहले और कर लें। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। आज जो हमने लेक्चर किया उसी के ऊपर सारे भेजते हैं। हाँ, गौतम सही है आपका आंसर।
हाँ सही है, सही है, सही आप बोल रहे हो। हाँ, रुतिका, और आंसर इज करेक्ट। हाँ, फ्रेंच शिफ्ट में टी जो है वो थिकनेस है, टी इज थिकनेस। इसमें फ्रेंच शिफ्ट का फॉर्मूला नहीं है कोई, इसको फ्रेंच शिफ्ट से क्या मतलब है? फ्रेंच शिफ्ट में तो क्या होता है ना कि एक के आगे बस ट्रांसपेरेंट फिल्म रखते हैं, इसमें तो पूरा का पूरा चीज लिक्विड के अंदर आ गया, तो वेवलेंथ चेंज का कंसेप्ट आ जाएगा इसमें, जो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, वेवलेंथ चेंज का कंसेप्ट आ जाएगा। हरिप्रिया, और आंसर इज करेक्ट। सर वो मैंने रीजन भेजा था आंसर का, वो सही था क्या? हाँ सही है, सही है, सही है। ओके सर। ये तो बताया आपने। सही आंसर है, देखो कुछ नहीं था इसमें, जो चीज दी हुई है उसको फॉलो करना है आपको। कि भाई इसने बोला है कि भाई एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, ये इन पूरे को जब लिक्विड में सबमर्ज कर देंगे तो जहां पे एट्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, पहले वहां पे फिफ्थ डार्क फ्रिंज एयर में बनता था। तो फिफ्थ डार्क फ्रिंज जहां पे एयर में बनता था, मीडियम डालने के बाद वहां पे एट्थ ब्राइट फ्रिंज बनने लगा। हाँ, तो बस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, तो y इक्वल टू सबसे पहले हम ले लेते हैं एयर वाला, तो फिफ्थ डार्क फ्रिंज इन एयर, वो तो अभी आपने किया है। तो उसकी जो पोजीशन होती है वो आपकी हो जाएगी 2 × 5 - 1, है ना, इंटू लैम्डा डी बाई टू डी। ये तो होता है कि भाई किसी भी डार्क फ्रेम की जो पोजीशन होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, लैम्डा डी बाई टू डी। तो 2 × 5 तो हो गया, तो आपने पुट कर दिया, और जिस वाई पे ये डार्क फिफ्थ बन रहा है उसी पे ना एट्थ ब्राइट फ्रिंज बनता है, तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन ये एट्थ बन रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना अब इसमें, अब ये मीडियम में आ गया तो वेवलेंथ भी तो चेंज हो गई ना, वेवलेंथ आपकी लैम्डा बाई म्यू हो जाएगी। तो जब पहले ईयर में अगर वेवलेंथ लैम्डा थी, तो जब मीडियम में जो भी वेवलेंथ होगी उसमें म्यू डिवाइड हो जाएगा ना, वो भी चेंज करना है। एट्थ लैम्डा बाई म्यू इंटू डी बाई, यहाँ पे डी आ जाएगा, है ना। तो एक बार आपने डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला यूज किया पोजीशन का, और फिर इसको यूज कर लिया, दोनों का पोजीशन तो सेम ही है, तो जो चीजें कैंसिल हो रही थी उसको कैंसिल कर दो, तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी आपका कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां से इसने पूछा हुआ है कि भाई म्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो म्यू की वैल्यू आ गई, है ना, कि म्यू की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपका 16/9 आ जाएगा, कि म्यू की वैल्यू कितनी देगी, 16/9, और 16/9 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 1.78 के। इसने एक वर्ड यूज किया नियरली, तो म्यू की वैल्यू 1.78 है, ठीक है। तो जो कंडीशन दी उसको यूज कर लो, क्वेश्चन सीधे सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा वही बात है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया,
कि हमेशा एक फॉर्मूला की रेडी लिस्ट सामने होनी चाहिए, या तो मेमोराइज ही होना चाहिए, नहीं है तो सामने रखो उसे, आप उससे देख देख के फटाफट करते जाओ। सर 1.78 आ गया। हाँ बताओ बेटा। सर आप जब टॉपिक खत्म होगा तब आप एक बार एक फॉर्मूला का लिस्ट दे देंगे, हाँ जैसे दे आपने दूंगा। उसमें सरफेस टेंशन वाले में दिया था। अच्छा दिया था मैंने, चलो हाँ सर आपने दिया था एक बार टॉपिक। याद दिला देना, दे दूंगा मैं उसे। ओके सर। टॉपिक खत्म होता है, मतलब ज्यादा फॉर्मूले तो होते नहीं, 10 फॉर्मूले होते हैं टॉपिक में, और क्या, इसी को बार बार यूज करते हैं, है ना। ये सर ये जो परसों वाला TWC है, उसमें हम लोगों को वेव मैकेनिक्स में क्या बोलते हैं, अपना कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है ना चैप्टर को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमेरिकल भी आएगा, ओके। ये आएगा काफी, लेकिन ठीक से करना है, परसों TWT होगा, है ना। वो वेव का हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स का तो जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो इसमें टाइम लगेगा, आफ्टर मेजर टेस्ट ही होगा, एक उसके बाद तो मेजर टेस्ट में लग जाना आपको, ये आपका गया इसका से। चलो, है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कर चुके थे लास्ट क्लास में, इसी जैसा ही थोड़ा सा वेरिएशन। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, मगर इससे बाइक्रोमेटिक लाइट, लाइट नहीं है, दो वेवलेंथ है इसमें। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे ना, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वी ऑफ द मीटिंग, देखो क्या होता है कि ये बोल रहा है कि भाई स्मॉल डी की वैल्यू तो दी हुई है आपको, है ना, स्मॉल डी की वैल्यू आपको दी हुई है,
हाँ गौतम, सही है आपका आंसर। स्मॉल डी आपको दिया हुआ है, कैपिटल डी भी दिया हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई कितने डिस्टेंस पे दोनों के मैक्सिमा कॉन्साइड करेंगे। भाई कितने डिस्टेंस पे दोनों के मैक्सिमा क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि कौन सा मैक्सिमा। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जहां पे लैम्डा 1 का n1 मैक्सिमा बन रहा है, वहीं पे लैम्डा 2 का n2 मैक्सिमा बन रहा है, और दोनों की पोजीशन सेम है। कि n1 n2 दिया नहीं हुआ है आपको। जहां पे लैम्डा 1 वेवलेंथ का n1 मैक्सिमा है, वहीं पे लैम्डा 2 का n2 मैक्सिमा बन रहा है, दोनों के ब्राइट फ्रिंज कॉन्साइड कर रहे हैं। और पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज भाई ये होती है, तो n1 लैम्डा 1 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो जाएगा। जहां पे लैम्डा 1 का n1 बन रहा है, उसी पोजीशन पे लैम्डा 2 का n2 बन रहा है। यही पोजीशन सेटिस्फाई होगी तभी तो सेम पॉइंट पे दोनों कॉन्साइड करेंगे, दोनों का वाई सेम होगा। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कैंसिल हो गया, तो यहां से n1 बाई n2 की वैल्यू आ गई। अब n1 बाई n2 कितना होगा, वो इस रेशियो से आएगा, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा। अब लैम्डा 2 की वैल्यू इसने दे रखा है ना, कि लैम्डा 2 की वैल्यू इसने दे रखा है 10,000 भाई, ये 12,000 है ना। यहां से कैंसिल हो गया, तो ये 5/6 आ गया। हाँ, तो अब हम बोल सकते हैं कि जो इसने एक वर्ड यूज किया है मिनिमम, मिनिमम का मतलब हो जाएगा रिड्यूस द लोएस्ट टर्म्स। अब हम बोल सकते हैं कि मिनिमम क्या होगा, इसका जो फिफ्थ मैक्सिमा होगा, इसके n2 6 मैक्सिमा से कॉन्साइड करेगा। इसका मतलब ये तो हो गया कि दोनों सेम पोजीशन में बनेंगे, तो इससे n1 बाई n2 की वैल्यू 5/6 हो गई। मतलब n1 का फिफ्थ मैक्सिमा कॉन्साइड किससे करेगा, लैम्डा 2 के 6 मैक्सिमा से। तो n1 का फिफ्थ मैक्सिमा इसके 6 से कॉन्साइड करेगा। आप देखो रेशियो है ना, तो 10 12 भी कॉन्साइड करेंगे, 20 एंड 24 भी कॉन्साइड करते हैं, लेकिन मिनिमम है, मिनिमम इसलिए मैंने 5/6 लिया हुआ है। रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म हम कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया कि भाई इसका फिफ्थ मैक्सिमा इसके 6 मैक्सिमा से कॉन्साइड करेगा, दोनों की ब्राइट पोजीशन सेम पे बनेगी। तो अब वो y कितना होगा, किसी भी एक से निकाल लेते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा y लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहां से जो n1 की वैल्यू आएगी वो हम लिख लेंगे फिफ्थ, लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग आ गई। आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे आप। कैपिटल डी आपको 2 मीटर दिया हुआ है और स्मॉल डी मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इससे जब से सॉल्व करोगे तो मिलीमीटर में आपका आंसर 6 मिलीमीटर आ जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, देवीची सही है आपका आंसर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये दो बाइक्रोमेटिक है, दोनों के मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ कॉन्साइड करते हैं, इसमें जैसे मैक्सिमा पूछा हुआ, मिनिमा भी हो सकता था। मिनिमा होता तो यहाँ पे आप वो ले लेते 2n-1 वाला फॉर्म, मतलब पहले का फिफ्थ दूसरे के 6 से कॉन्साइड करेंगे। 10 और 12 भी कर सकते थे, है ना, 20 एंड 24 भी कर सकते थे, लेकिन मिनिमम वर्ड पूछा हुआ है, इसलिए आप 5 और 6 ले लो। उसकी वैल्यूज पुट करके 6 मिलीमीटर में स्पेस भी आ गया ऑप्शन में। बी ऑप्शन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, ये आपका आ जाएगा इससे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतनी काफी है ना। अभी 6 पॉइंट हमने पढ़े हैं, अभी 3 पॉइंट और बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी 3 पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद ये YDSE कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़ा YDSE होता है, बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, है ना। तो ये ऑप्टिक्स पे नॉर्मल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। हाँ, मैं बेटा ग्रुप में मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, लेकिन वैसे रिकॉर्डिंग आप चाहो तो चैनल से एक्सेस भी कर सकते हो, चैनल में डाल देता हूँ मैं, वैसे ग्रुप में भी डाल दूंगा, कोई बात नहीं उसमें। तो चैनल पे आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, शाम तक डाल दूंगा मैं, रात को 9 बजे तक, है ना। आप एक बार चेक कर लेना, उसमें डाल देता हूँ मैं। रेगुलर अब डालना शुरू कर दिया, नहीं तो बीच में गैप हो जाता है तो मिक्स हो जाती है सारी चीज़ें, बहुत सारे बैचेस होते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग में मैं बना नहीं पाता हूँ इस तरह से। नहीं वे ऑप्टिक्स बचा हुआ है, अभी तो YDSE खत्म होगा, अभी तो इंटरफेरेंस है, फिर डिफ्रैक्शन भी तो आएगा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, 3 चीजें पढ़ेंगे ना इसमें, बड़ा YDSE होता है इंटरफेरेंस। अभी तो जस्ट हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ेंगे, जैसे ये चीज आपने कई बार देखा होगा, है ना। मैं एक डायग्राम भी लेके आया था, वैसे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसके बारे में,
फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये डायग्राम कहीं देखा है आपने? ऐसी चीज कहीं पे देखी है? सर ये रेनी सीजन में पानी में हाँ बनती है क्या? सर, ये रोड पे हाँ होता बनता है है ना। ये जब क्यों बारिश आती बनता है है तो। वो, उसका रीजन इंटरफेरेंसी है। अगर रेनी सीजन में रोड गिर जाता है ना, तो थोड़ा सा भी ऑयल स्पिल हो जाए वाटर के ऊपर, ऑयल वाटर और फिर सनलाइट आता है हाँ, तो ये तो होता है। इससे बड़ा अच्छा कलरफुल पैटर्न बनता है। ये क्यों बनता है, नेक्स्ट क्लास में इसी के रीजन जानने की कोशिश। वो सन का ही वाइट लाइट आता है इसलिए वो कलरफुल हो जाता है ना सर। क्या चीज? सन का, हाँ व्हाइट लाइट आता वाइट है, वही लाइट बात होता है। है ना तो वो मतलब डिस्पर्स मेन हो जाता उसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस उसका रीजन है। उसका रीजन जो है ना, वो थिन फिल्म बेसिकली आपका इंटरफेरेंस है ना, कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो इसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस से कैसे कलरफुल दिखता है आपको। रेनबो अलग है। रेनबो तो होता है TIR एंड डिस्पर्सन की वजह से, ये डिस्पर्सन नहीं होता है इसमें, है ना, ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है ना। यही सब फिनोमिना तो एड्रेस नहीं कर पाया, है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो हम वेब पे आ गए कि ऐसा क्यों बन गया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय। ये क्वेश्चन था।